एंटीलिया केस में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व चीफ सचिन वजह के ऑफिस पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। मंगलवार तक जारी जांच में एनआईए ने वजह का मोबाइल और आईपैड और मर्सिडीज कार जब्त कर ली। एनआईए के मुताबिक वजह ने मनसुख हीरेन से 17 फरवरी को इसी कार में मीटिंग की थी। मनसुख अपनी गाड़ी खराब होने पर उसे छोड़कर सचिन वजह से मिलने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया। पीके सिन्हा को सितंबर 2019 में नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। मिश्रा के बाद सिन्हा इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। इससे पहले सिन्हा पीएमओ में कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 14 नामों वाली कांग्रेस की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का नाम नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज दिनेश गुंडूराव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी 2021 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। फोन टैपिंग मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर वे पिछले साल 14 अगस्त को ही पूरी बात रख चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का आपसी झगड़ा है। वर्चस्व की लड़ाई में बेवजह इसे मुद्दा बनाते हुए हाउस को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसद संसद में चर्चा नहीं कर सकते। इसके लिए उन्हें पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष ने राहुल गांधी से बातचीत की। राहुल ने कहा कि सांसद ने बताया कि उन्हें पहले से ही क्या बोलना है ये बता दिया जाता है। चुनाव में नोटा बटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा कि ज्यादातर लोग चुनाव के समय नोटा का बटन दबाते हैं, तो क्या उस सीट पर चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। ये नोटिस लोगों को राइट टू रिजेक्ट देने के लिए डाली गई एक याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर कांग्रेस पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्य धारा में लाना चाहती है। इसके लिए सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मतभेद खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को आज लंच पर बुलाया है। इस मुलाकात में सिद्धू के भविष्य पर भी फैसला हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के विलय के बाद उनके कर्मचारियों के हितों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी स्केल, पेंशन, उनके सर्विस के सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि किसी संस्थान को बंद नहीं किया जा रहा है और न ही वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कुछ बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो संकटग्रस्त हैं। हमें ऐसे बैंकों की जरूरत है जो उच्च स्तर के हो। बैंकों का मर्जर भी इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े बैंक निकले और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सके। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की मौजूदगी है और रहेगी। सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा है। केवल उन बैंकों की पहचान की गई है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और पूंजी नहीं जुटा पा रहे। केंद्र सरकार ने देश में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी डीएफआई के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2021 के दौरान हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए नेशनल बैंक बनाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पहले भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स पाने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते कोई ऐसा बैंक नहीं बन सका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 13 वर्ष पहले बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था। इसमें आतंकी आरिज खान गिरफ्तार हुआ था। तब ममता दी ने कहा था कि ये भूतबेड़ फेक है, ये सच्चा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरिज को फांसी होनी चाहिए। ममता दीदी, आप राजनीति से कब संन्यास ले रही हैं? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो तांडव हो रहा है उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। उनके निर्देशों पर ही उनकी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है।
बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज खान को दिल्ली की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना है कि क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री देश चलाएंगे या ये तय करेंगे कि किसे मारना है और किसे गिरफ्तार करना है। क्या भाजपा मुझे मारने की साजिश रच रही है? लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं। हम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। आतिशबाजी के दौरान मंच के पास लगी आग से अफरा तफरी मच गई। माइक लेकर खुद सीएम शिवराज ने लोगों से नियंत्रण रखने की अपील की। इस मामले में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। रीवा जिले के नौडिया गांव में महाशिवरात्रि के दिन बीजेपी नेता की हत्या करने वाले 5 आरोपियों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मामले में पुलिस की टीम ने 3 फरार आरोपियों की लगातार तलाश शुरू कर दी है। मुरैना में अवैध रेत परिवहन रोकने गए पुलिसकर्मियों पर रेत माफियाओं के गुर्गों ने हमला कर दिया। हमले में बागचीनी थाना प्रभारी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। सभी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उज्जैन जिले के जवाहर नगर में खुद की बंदूक से अपने आप को गोली मारने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक विकास प्राधिकरण में ड्राइवर के पद पर पदस्थ था। गोली मारने से पहले मृतक योगेश सेन ने व्हाट्सएप में अपनी मौत का संदेश लिखा था। घटना के 2 दिन पहले ही युवक की निजी अस्पताल से छुट्टी हुई थी। डोंगरगढ़ में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली चोरी करने वाले 12 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की और बकाया राशि नहीं देने पर 51 उपभोक्ताओं की बिजली काटी। बिजली विभाग जिले में उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चला रहा है। अब तक 101 बकायेदारों पर 4,10,000 रुपए की बकाया राशि वसूल की गई। दुर्ग के बठेना में 5 लोगों की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी एसी मोर्चा प्रदेश के सभी मंडलों में विरोध प्रदर्शन करेगा। 6 मार्च को एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई थी। इस मामले में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। राजधानी रायपुर के त्रिमूर्ति नगर में एक कलयुगी सौतेले बेटे ने अपनी मां के साथ रेप किया। मामला 12-13 मार्च के दरमियान रात का है, जहां घर में घुसकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने सखी सेंटर काउंसिल में जानकारी दी, जिसके बाद देवेंद्र नगर थाना में बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी देशों को टीके का निर्यात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र का कोरोना वायरस एक्सपोर्ट के कदम का विरोध किया। ये तर्क दिया गया कि सरकार को देश की पूरी आबादी को टीकाकरण किए बिना निर्यात नहीं करना चाहिए। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम स्तर पर एक्सपर्ट्स और सरकार की एक समिति देश में वैक्सीन की आवश्यकता की जाँच कर रही है। कोरोना वायरस के चलते चीन में विदेश के लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है। ये पाबंदियां खत्म होने वाली हैं। चीन ने कहा है कि जल्द ही वो भारत, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों को अपने देश में एंट्री देगा। हालांकि चीन ने शर्तें लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आसानी से वीजा दिया जाएगा जो उनके यहाँ बनी वैक्सीन लगवा कर आएंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 12 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26,81,000 को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 76 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 7 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में नंबर 2 पर रहे ब्राजील में कोरोना का एक और वेरिएंट मिला। देश में कोरोना के एक दिन में 28,869 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना से 187 नई मौत से अब तक 1,59,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के दिल्ली के घर में फांसी के फंदे से उनका शव लटका हुआ मिला है। भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद आज होने वाली भाजपा संसदीय दल की बैठक रद्द कर दी गई है।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देश में संक्रमण रोकने के उपायों और वैक्सीनेशन की गति पर बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी चर्चा में शामिल होंगे। चुनाव में नोटा बटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कोर्ट ने पूछा कि ज्यादातर लोग चुनाव के समय नोटा का बटन दबाते हैं, तो फिर क्या उस सीट पर चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होगा। ये नोटिस लोगों को राइट टू रिजेक्ट देने के लिए डाली गई एक याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। अमित शाह ने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बैठक की थी, लेकिन होस्टिंग स्थित कार्यालय के सामने कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद अमित शाह ने दिलीप घोष, मुकुल राय को दिल्ली बुलाया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोयले और गाय की तस्करी के लिए भी बंगाल कुख्यात माना जाता है। बंगाल में हमारी मां, बेटी और बहनों की भी तस्करी की जाती है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया कि बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी और नौकरशाही मिलकर ये काम करते हैं, इसलिए कोई पकड़ा नहीं जाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांकुरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री देश चलाएंगे या ये तय करेंगे कि किसे मारना और किसे गिरफ्तार करना है। क्या भाजपा मुझे मारने की साजिश रच रही है? लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 13 वर्ष पहले बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ था। इसमें आतंकी आरिज खान गिरफ्तार हुआ था। तब ममता दीदी ने कहा था कि ये मुठभेड़ फेक है, ये सच्ची होगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरिज को फांसी होनी चाहिए। ममता दीदी, क्या अब आप राजनीति से संन्यास ले रही हैं? एंटीलिया केस में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व चीफ सचिन वझे के ऑफिस पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। मंगलवार तक जारी जांच में एनआईए ने वझे का मोबाइल और आईपैड और मर्सिडीज कार जब्त कर ली। एनआई के मुताबिक वझे ने मनसुख हीरेन से 17 फरवरी को इसी कार में मीटिंग की थी। मनसुख अपनी गाड़ी खराब होने पर उसे छोड़कर सचिन वझे से ही मिलने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया है। पीके सिन्हा को सितंबर 2019 में नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। मिश्रा के बाद सिन्हा इस पद तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। इससे पहले सिन्हा पीएमओ में कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। कांग्रेस से एनसीपी में शामिल हुए पीसी चाको ने बड़ा बयान दिया है। जो पार्टी बीजेपी से लड़ने की पहल करती है, उस पार्टी के साथ काम करने के लिए एनसीपी में आया हूं। चाको ने आग्रह किया कि कांग्रेस को भी पहल करनी चाहिए। उन्होंने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को बीजेपी से लड़ाई के लिए सबको साथ लाना होगा। देश में ईंधन की मांग कोरोना काल के पहले के स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती मांग का सीधा मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से भविष्य में खपत बढ़ने की उम्मीद है। कोरोना वायरस की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अप्रैल 2020 में ईंधन की बिक्री 46% गिर गई थी। फोन टैपिंग मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा में फोन टैपिंग को लेकर वे पिछले साल 14 अगस्त को ही पूरी बात रख चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बीजेपी का आपसी झगड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सांसद संसद में चर्चा नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें पहले से स्क्रिप्ट दी जाती है। ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष से राहुल गांधी ने बातचीत की। राहुल ने कहा कि सांसद ने बताया कि उन्हें पहले से ही क्या बोलना है, ये बता दिया जाता है। गुजरात के सूरत में एक स्वयं सहायता समूह ने होलिका दहन के लिए सार्थक पहल की है। इस ग्रुप ने गाय के गोबर से पर्यावरण के अनुकूल स्टिक बनाया है। यहाँ के पशु चिकित्सक ने बताया कि ये स्टिक सिर्फ गाय के गोबर से बनाई जाती है। होली पर इसे इस्तेमाल करना ज्यादा ठीक है, क्योंकि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता।
पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर कांग्रेस पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्य धारा में लाना चाहती है। इसके लिए सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मतभेद खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को आज लंच पर भी बुलाया है। इस मुलाकात में सिद्धू के भविष्य पर भी फैसला हो सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे। जानकारी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद बोरिस का ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से यात्रा रद्द हो गई थी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रचंड ने अपनी पार्टी के नाम के आगे से माओवादी शब्द हटाने का प्रस्ताव रखा है। कम्युनिस्ट विचारधारा वाले जो माओ को पसंद नहीं करते हैं, उनको साथ लाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की इमरान खान सरकार लोकल मुद्दों पर अपने ही देश में घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बैठक 2 महीने से न होने पर सरकार को फटकार लगाई है। 2 सदस्यों की बेंच ने इमरान सरकार से पूछा है कि क्या सरकार देश चलाने और फैसले लेने में नाकाम हो रही है। कांग्रेस ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 14 नामों वाली कांग्रेस की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री पी नारायणसामी का नाम नहीं है। पुडुचेरी में कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज दिनेश राव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वी नारायणसामी 2021 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों के विलय के बाद उनके कर्मचारियों के हितों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सैलरी, स्केल, पेंशन, उनकी सर्विस के साथ सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि किसी संस्थान को बंद नहीं किया जा रहा है और न ही वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में कुछ बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो संकटग्रस्त हैं। हमें ऐसे बैंकों की जरूरत है जो उच्च स्तर के हों। बैंकों का मर्जर भी इसलिए किया जा रहा है ताकि बड़े बैंक निकले और ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर सके। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्र में भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की मौजूदगी है और रहेगी। सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा है। केवल उन बैंकों की पहचान की गई है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और पूंजी नहीं जुटा पा रहे। केंद्र सरकार ने देश में डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी DFI के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2021 के दौरान हमने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए नेशनल बैंक बनाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पहले भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स पाने के लिए कोशिशें की गई, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते कोई ऐसा बैंक नहीं बन सका। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग को इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो तांडव हो रहा है, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। उनके निर्देशों पर ही उनकी पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। बाटला हाउस एनकाउंटर में दोषी आरिज खान को दिल्ली की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह से सवाल पूछना है कि क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे। मध्य प्रदेश में संजय मसानी को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कांग्रेस सूचना प्रसार विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई। संजय मसानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के साले हैं और 2018 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। आतिशबाजी के दौरान मंच के पास आग लगने से अफरा तफरी मच गई। माइक लेकर खुद सीएम शिवराज ने लोगों से नियंत्रण रखने की अपील की। इस मामले में कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन टल गया। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दमोह उपचुनाव में 17 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी और 2 मई को इसके नतीजे आएंगे। राहुल लोधी के इस्तीफा देने के बाद ये सीट खाली हुई थी।
रीवा जिले के नौड़िया गांव में महाशिवरात्रि के दिन बीजेपी नेता की हत्या मामले में 5 आरोपियों में से 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मामले में पुलिस की टीम ने 3 फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन जिले के जवाहर नगर में खुद की बंदूक से अपने आप को गोली मारने वाले युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक विकास प्राधिकरण में ड्राइवर के पद पर था। गोली मारने से पहले मृतक योगेश सेन ने व्हाट्सएप में अपनी मौत का संदेश भी लिखा था। छतरपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। रायसेन के बरेली में करनी सेना जिलाध्यक्ष की हत्या के बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर थाने का घेराव भी किया। इस मामले में हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। डिंडौरी जिले के किसलपुरी गांव के एक घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से महिला समेत 2 बच्चों की जलने से मौत हो गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस आग के कारणों की जांच में जुट गई है। मुरैना में अवैध रेत परिवहन रोकने गए पुलिसकर्मियों पर रेत माफियाओं के गुर्गों ने हमला कर दिया। हमले में बागचीनी थाना प्रभारी समेत 2 लोग घायल हुए हैं। सभी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। भिलाई के खुड़मुड़ा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। परिवार का बेटा गंगाराम सोनकर ही 4 कत्लों का मास्टरमाइंड निकला। परिवार की 4 एकड़ की जमीन हथियाने के लिए उसने ये खूनी खेल खेला। प्रदेश के डीजीपी आज इस मामले में पूरा खुलासा कर सकते हैं। दुर्ग के बठेना में 5 लोगों की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। आज बीजेपी एसी मोर्चा प्रदेश के सभी मंडलों में विरोध प्रदर्शन करेगा। 6 मार्च को एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हुई थी। इस मामले में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। राजधानी रायपुर के त्रिमूर्ति नगर में एक कलयुगी सौतेली बेटे ने अपनी मां के साथ रेप किया। मामला 12-13 मार्च की दरमियानी रात का है, जहां घर में घुसकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने सखी सेंटर काउंसिल में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद देवेंद्र नगर थाना में बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। डोंगरगढ़ में स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली चोरी करने वाले 12 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की और बकाया राशि नहीं देने पर 51 उपभोक्ताओं की बिजली काटी। बिजली विभाग जिले में उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली के लिए संयुक्त अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी देशों को टीके का निर्यात नहीं कर रही है। कांग्रेस ने केंद्र का कोरोना वायरस एक्सपोर्ट के कदम का विरोध किया। ये तर्क दिया कि सरकार को देश की पूरी आबादी का टीकाकरण किए बिना निर्यात नहीं करना चाहिए। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उच्चतम स्तर पर एक्सपर्ट और सरकार की एक समिति देश में वैक्सीन की आवश्यकता की जांच कर रही है। कोरोना वायरस के चलते चीन में विदेश के लोगों को फिलहाल जाने की इजाजत नहीं है। ये पाबंदियां खत्म होने वाली हैं। चीन ने कहा कि जल्द ही वो भारत, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों के लोगों को अपने देश में एंट्री देगा। हालांकि चीन ने शर्तें लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आसानी से वीजा दिया जाएगा जो उनके यहाँ बनी वैक्सीन लगवा कर आएंगे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 12 लाख को पार कर गया। वहीं मौत का आंकड़ा 26,81,000 को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 76 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 7 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में नंबर 2 पर ब्राजील है, जहां पर एक नया वेरिएंट मिला। देश में कोरोना के एक दिन में 28,869 नए मामले सामने आए। इसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 187 नई मौत से अब तक 1,59,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 17,746 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 17,864 नए कोरोना मामलों से 23,47,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 87 मौत से अब तक 52,996 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,38,000 को पार कर गया। पुणे में 3,574 नए केस से कुल संक्रमित 4,45,000 के पार हो गए। नागपुर में 15 मार्च से सप्ताह भर के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया।
मुंबई में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बीएमसी ने सभी शिक्षकों, स्कूल स्टाफ को घर से काम करने का निर्देश जारी किया। बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। बीएमसी के निर्देशों के मुताबिक 17 मार्च से 12वीं क्लास तक की सभी बोर्ड के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 856 नए मरीज से आंकड़ा 3,18,830 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,661 पहुंच गई। 12 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,909 पहुंच गया। तो वहीं राज्य में 266 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,10,000 को पार कर गया। राजधानी रायपुर में 306, दुर्ग में 233 और राजनांदगांव में 27 नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 817 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,70,000 को पार कर गया। राज्य में एक दिन में 554 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 3,891 पहुंच गया। भोपाल में 196 और इंदौर में 264 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक ली। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने कोरोना की समीक्षा की, कोरोना की स्थिति को और नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा की। इसमें यह फैसला लिया गया कि भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ये फैसला लिया। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने अहम बैठक ली। इसमें कोरोना की स्थिति और नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा की गई। इंदौर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार रात को 264 नए मरीज मिले। बढ़ते मरीजों से चिंतित प्रशासन ने महाराष्ट्र से आने वाले हवाई यात्रियों को नेगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही 7 दिन का क्वारंटाइन भी अनिवार्य किया गया। बड़वानी में महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की जांच नहीं हो रही है। इससे महाराष्ट्र से सटे खेतिया और पान सेमल में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिन में यहाँ 68 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें खेतिया में 29 तो पान सेमल में 39 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आगर मालवा जिला चिकित्सालय के टीकाकरण केंद्र में 2 युवकों ने टीका लगवाया और दोनों 45 वर्ष से कम उम्र के हैं। इन दोनों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। टीके लगवाते हुए इनके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अधिकारी जांच में जुट गए हैं। हालांकि इनके अलावा और भी कई अपात्र लोग हैं जिन्हें कोविड-19 के टीके लगा दिए गए हैं। जबलपुर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की कमान संभालने वाले कलेक्टर भी अब इसकी चपेट में आ चुके हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने हाल ही में कोरोना की वैक्सीन का पहला डोज लिया था। इसके बावजूद वे भी संक्रमित हो गए। कलेक्टर अपने बंगले में ही आइसोलेट हो गए हैं और घर से ही प्रशासनिक कामकाज कर रहे हैं। एमपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रदेश के 8 शहरों में रात 10 बजे के बाद दुकान बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 817 नए मरीज मिले और 1 मरीज की मौत हुई। इंग्लैंड टीम ने इंडिया को तीसरे टी20 में 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की टीम ने 5 टी20 की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली, लेकिन जॉस बटलर की 50 उन पर भारी रही। बटलर ने 83 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जिताया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। इस टी20 की सीरीज पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। सीरीज के आखिरी 3 मैच अब बिना दर्शकों के ही होंगे। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट धनराज नथवानी ने इस बात की पुष्टि की। वहीं टिकट खरीदने वाले दर्शकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में आज इंडिया लीजेंड्स और वेस्ट इंडीज लीजेंड्स के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। कल हुए मैच में वेस्ट इंडीज के हाथों इंग्लैंड लीजेंड्स की हार हुई। जबलपुर के सरकारी महिला महाविद्यालय के द्वारा प्रैक्टिकल की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित किए जाने से छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने कोरोना नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कॉलेज में नारेबाजी की। साथ ही प्रबंधन पर कॉलेज को सैनिटाइजेशन नहीं करवाने का आरोप लगाया। धमतरी ऑटो यूनियन को आवंटित जगह पर किसी व्यक्ति की ओर से अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिससे गुस्साए यूनियन ने रैली निकालकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। रैली में करीब 200 ऑटो चालक शामिल हुए, जिससे शहर में कई जगह जाम की स्थिति बन गई थी।
ऑटो यूनियन ने बताया कि अवैध निर्माण रोकने के लिए करीब 20 दिन पहले निगम को ज्ञापन दिया गया था। इसके बाद भी अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम ने कोई पहल नहीं की, जिसके चलते यूनियन निगम का घेराव करते हुए निगम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।